ये सीन वही है जिसको आपने 26/11 मूवी में भी देखा होगा कि फोन बजा और हमलावरों ने उन्हें मार दिया। नमस्कार दोस्तों, बात है 26 नवंबर 2008 की। उस रात को एकाएक मुंबई गोलियों की आवाज से दहल उठी। हमलावरों ने मुंबई के 2 5 स्टार होटल, एक अस्पताल और एक यहूदी केंद्र को अपना निशाना बनाया। आइए 26 नवंबर 2008 के अटैक के बारे में गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमले से 3 दिन पहले यानी 23 नवंबर को कराची से समुद्री रास्ते से एक नाव के जरिए ये आतंकी मुंबई पहुंचे थे। जिस नाव से आतंकी आए थे वह भी भारतीय थी और आतंकवादियों ने उस पर सवार 4 भारतीयों को मौत के घाट उतारते हुए उस पर कब्जा कर लिया था। इन चारों को ले जाओ। रात तकरीबन 8 बजे आतंकी कोलाबा के पास एक परेड के मछली बाजार पर उतरी। यहाँ से वो 4 समूह में बट गए और टैक्सी लेकर अपनी अपनी मंजिलों की ओर बढ़ गई थी। बताया जाता है कि जब ये आतंकवादी मछली बाजार में उतरे तो इन्हें देखकर वहां के मछुआरों को शक भी हुआ था। जानकारी अनुसार मछुआरों ने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस के पास भी पहुंचाई थी, लेकिन पुलिस ने इस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। लश्कर तैयबा के प्रशिक्षित और भारी हथियारों से लैस 10 चरमपंथियों ने मुंबई की कई जगहों पर और प्रतिष्ठित इमारतों पर हमला कर दिया था, जो 4 दिन तक चलता रहा। इन हमलों में 160 से अधिक लोग मारे गए थे और 200 लोग घायल हो गए थे। शुरू में किसी को अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा हमला हुआ है, लेकिन धीरे धीरे इन हमले के पैमाने और संजीदगी का अनुमान होना शुरू हो गया था। 26 नवंबर की रात में ही आतंकवाद निरोधक दस्ते के प्रमुख हेमंत करकरे समेत मुंबई पुलिस के कई आला अधिकारी भी इस हमले में अपनी जान गंवा बैठे। लियोपोल्ड कैफे और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से शुरू हुआ ये मौत का तांडव ताज होटल में जाकर खत्म हुआ। 26 नवंबर 2008 की उस रात को मुंबई में सब कुछ सामान्य चल रहा था। अचानक पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई और डर का माहौल बन गया। शुरू में किसी को अंदाजा नहीं था कि मुंबई में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है। रात 10 बजे के करीब खबर आई कि बोरी बंदर के एक टैक्सी में धमाका हुआ है, जिसमें ड्राइवर और 2 यात्रियों ने अपनी जान गंवा दी है। मुंबई हमले में हुए आतंकी हमले को 16 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2008 में समुद्र के रास्ते पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादियों द्वारा देश में आर्थिक राजधानी मुंबई में ऐसा खूनी खेल खेला गया था कि हमले में कई निर्दोष लोग भी मारे गए थे। इन आतंकवादियों में सबसे खूंखार आतंकवादी था अजमल आमिर कसाब, जिसने रक्तपात का ऐसा खूनी खेल खेला जिससे पूरी दुनिया सन्न रह गई थी। कसाब उन आतंकी हमलों में अकेला ऐसा पाकिस्तानी आतंकवादी था जिसको जिंदा पकड़ा गया था। मुंबई पुलिस और जांच अधिकारियों की माने तो हमलावर 2-2 गुटों में बटे हुए थे। सबसे पहले लियोपोल्ड कैफे में पहुंचे 2 हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस कैफे में ज्यादातर विदेशी लोग आते हैं। विदेशी पर्यटकों के बीच यह काफी लोकप्रिय है। इससे पहले वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते हमलावरों ने जमकर गोलियां चलाई और आंकड़ों के मुताबिक लियोपोल्ड कैफे में हुई गोलीबारी से 10 लोग मारे गए। उसके बाद आतंकवादी सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। देश के व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में से एक मुंबई का छत्रपति टर्मिनस स्टेशन है। यहाँ बड़ी संख्या में रेल यात्री मौजूद थे। हमलावरों ने यहाँ अंधाधुंध गोलियां चलाई। जांच अधिकारियों के हिसाब से यहाँ गोलीबारी में अजमल कसाब और इस्माइल खान शामिल थे। अब यहाँ एंट्री होती है एक पिक्चरमैन की, जिसका नाम है सेबेस्टियन। सेबेस्टियन जिनका मीडिया में अपना एक अलग स्तर है। जब आतंकवादियों ने स्टेशन पर हमला किया तो गोलीबारी की आवाज सुनकर सेबेस्टियन डिसूजा रेलवे स्टेशन के नजदीक अपने दफ्तर से अपना निकॉन कैमरा और लेंस लेकर आतंकवादियों की फोटो खींचने के लिए निकल पड़ी। पत्रकार सेबेस्टियन डिसूजा का आरोप है कि वह रेलवे स्टेशन पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने कसाब और उसके साथियों को भागने दिया। सेबेस्टियन का आरोप है रेलवे स्टेशन पर तैनात पुलिसकर्मियों ने स्टेशन पर ही अगर कसाब और दूसरे आतंकवादियों को मार दिया होता तो कई जानों को बचाया जा सकता था। सेबेस्टियन ने उस रात का जिक्र करते हुए बताया। सेबेस्टियन डिसूजा बताते हैं कि मैं प्लेटफॉर्म पर मौजूद था, ट्रेन के एक डिब्बे में दौड़ कर गया और यहां से फोटो लेने की कोशिश की, लेकिन मुझे अच्छा एंगल नहीं मिल रहा था, तो मैं दूसरे डिब्बे में गया और आतंकवादियों के आने का इंतजार किया। मेरे पास कुछ फोटो लेने के लिए थोड़ा सा ही वक्त था। मेरे ख्याल से उन्होंने मुझे फोटो लेते हुए देख भी लिया था, लेकिन गौर नहीं किया मुझ पर। मीडिया क्षेत्र में सेबी नाम से मशहूर डिसूजा की तस्वीरों और उनकी गवाही ने 26/11 के मुकदमे में अहम भूमिका निभाई थी। इसी मुकदमे के बाद कसाब को 2012 में फांसी पर लटकाया गया था। AK-47 राइफल थामे कसाब की नजदीक से फोटो खींचने के लिए
सेबी को वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार भी मिल चुका है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से रेलवे स्टेशन पर हुई गोलीबारी में लगभग 55 लोगों से ज्यादा लोगों की जान गई थी। इसके बाद अजमल कसाब और इस्माइल खान यहां से भाग निकले और दूसरी जगह को निशाना बनाने के लिए जा रही थी। तभी रास्ते में मुंबई पुलिस ने अपनी टीम के साथ कार को चारों तरफ से घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग भी करी। ताबड़तोड़ फायरिंग में एक आतंकी मारा गया और कसाब नाटक करने लगा कि वह मर गया है। उसके बाद एक नए हीरो की एंट्री होती है, लेकिन ये कोई बॉलीवुड का हीरो नहीं, बल्कि हम बात कर रहे हैं रियल लाइफ हीरो, जिनका नाम है तुकाराम ओम्बले। तुकाराम ओम्बले के पास सिर्फ एक लाठी थी और कसाब के पास AK-47 बंदूक थी। जब पुलिस वाले कसाब और इस्माइल खान को मरा हुआ समझकर कार के पास पहुंचे और दरवाजा खोला तो कसाब ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। तब ओम्बले ने कसाब की बंदूक की बैरल को ही पकड़ लिया था और गोलियां ओम्बले के पेट और आंत में लगी। ओम्बले वहीं गिर गए, लेकिन उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक बैरल को थामे रखा ताकि कसाब और गोलियां ना चला पाए। यहाँ कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया था। दूसरी तरफ दो हमलावर ओबराय होटल में घुस गए। उस समय उस होटल में 350 से ज्यादा लोग मौजूद थे। यहाँ हमलावरों ने कई लोगों को बंधक भी बना लिया था। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जवानों ने यहाँ दोनों हमलावरों को मार दिया था। इसके बाद बात होती है ताज होटल की। ये इमारत 111 साल पुरानी है। गेटवे ऑफ इंडिया के पास स्थित ताज होटल विदेशी पर्यटकों के लिए काफी लोकप्रिय है। ताज होटल पर जब हमला हुआ तो वहां रात के खाने का समय था। जिस दिन ताज होटल पर हमला हुआ उस दिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ की संसदीय समिति के कई सदस्य होटल में ठहरे हुए थे। हमलों की जब शुरुआत हुई तभी अचानक अंधाधुंध गोलियां चलने लगी तो यूरोपीय सांसद के ब्रिटिश सदस्य सज्जाद करीम ताज की लॉबी में ठहरे हुए थे, वहां टहल रहे थे और उनको अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छुपना पड़ा। सरकारी आंकड़ों की माने तो ताज होटल में 31 लोग मारे गए और 4 हमलावरों को सुरक्षा कर्मियों ने मार दिया। बाद में कामा अस्पताल को निशाना बनाया गया। कामा अस्पताल एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। इसका निर्माण एक व्यापारी ने सन 1880 में कराया था। मुंबई पुलिस की माने तो 4 हमलावरों ने पुलिस की एक वैन को अगवा कर लिया और उसके बाद लगातार गोलियां चलाते रहे। इसी क्रम में वे कामा अस्पताल में भी घुसे। कामा अस्पताल के बाहरी मुठभेड़ के दौरान आतंकवाद निरोधक दस्ते के प्रमुख हेमंत करकरे, मुंबई पुलिस के अशोक कामटे और विजय सालस्कर मारे गए। ये सीन वही है जिसको आपने 26/11 मूवी में भी देखा होगा कि फोन बजा और हमलावरों ने उन्हें मार दिया। ये सीन वही है जिसको आपने 26/11 मूवी में भी देखा होगा कि फोन बजा और हमलावरों ने उन्हें मार दिया था। इसके अलावा भी हमलावरों ने नरमीन हाउस को भी निशाना बनाया। नरमीन हाउस चबाड़ लोबाबी सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। नरीमन हाउस में भी हमलावरों ने कई लोगों को बंधक बनाया। जिस इमारत में हमलावर घुसे थे यह यहूदियों की मदद के लिए बनाया गया एक सेंटर था, जहां यहूदी पर्यटक आकर ठहरते थे। इस सेंटर में यहूदी धर्म ग्रंथों की बड़ी लाइब्रेरी और उपासना गृह भी है। यहाँ NSG कमांडो को कार्रवाई करने के लिए हेलीकॉप्टर से बगल वाली इमारत में उतरना पड़ा। कार्रवाई हुई और हमलावर मारे गए, लेकिन किसी भी बंधक को बचाया नहीं जा सका। यहाँ 7 लोगों को मार दिया गया था, जिनमें से 2 हमलावर भी थे। चबाड़ हाउस पर हुए हमले में इसका संचालन करने वाले गैब्रियन और उनकी पत्नी रिबका भी मारे गए थे। उनका 2 साल का बेटा मोशो बच गया था। यहाँ हुए हमले में 7 निर्दोष लोग भी मारे गए थे। 10 आतंकियों में से सिर्फ कसाब को ही जिंदा पकड़ सके और जनवरी 2009 में स्पेशल कोर्ट के मामले में सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान कसाब को मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में रखा गया। सरकारी वकील उज्जवल निकम को इस मामले में पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया गया। 25 फरवरी को 11,000 पन्नों की पहली चार्जशीट दाखिल की गई। इस दौरान कसाब के नाबालिग होने पर भी विवाद चलता रहा। इसी साल मई में पहले चश्मदीद गवाह ने कसाब के हमले को शामिल होने की पुष्टि की। मार्च 2010 में केस से जुड़ी एक सुनवाई पूरी हो गई। 3 मई 2010 को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कसाब को 26/11 हमले का दोषी पाया और 6 मई को फांसी की सजा सुनाई। 2011 में ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट के पास गया और हाई कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कसाब को राहत नहीं दी और फांसी की सजा पर मोहर लगा दी। कसाब के पास अब केवल दया याचिका का एकमात्र विकल्प रह गया था। कसाब ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दया याचिका भेजी, जिसे 5 नवंबर को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया। 21 नवंबर 2012 को पुणे की येरवड़ा जेल में सुबह फांसी दे दी गई थी।
भारत ने कसाब के शव को पाकिस्तान को सौंपने की पेशकश भी की थी, लेकिन पाकिस्तान ने लेने से मना कर दिया तो जेल में ही कसाब का शव दफनाना पड़ा।